संजय, यस सर। आपने एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मेरे साथ लिखा था 1/प्राइस अर्निंग रेशियो। यस हाँ, मैंने वो भी अप्लाई किया था इसमें जब मैं हाँ घर पे सॉल्व कर रही थी ना, हाँ। फिर समझ नहीं आया। पता है वो क्यों नहीं अप्लाई हो पाया था? क्योंकि वो प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं था, प्राइस अर्निंग टाइम्स में था। इसीलिए हमने इस फॉर्मूला को अभी भी आपको समझाते वक्त यूज पिछली क्लास में राइट। नहीं किया। राइट। नाउ आज एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं फटाफट से। बच्चों मैं इन चैप्टर में स्लो इसलिए चलता हूं क्योंकि ये जो पहले 3 चैप्टर कर रहे हो ना, यस। मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटी है हर चैप्टर से एक क्वेश्चन पेपर में आने ही आना है। तो मेरे 3 क्वेश्चन तो तैयार हो जाते हैं और बेर मिनिमम 2 मान के चलो। ऑलराइट। और वैसे भी मैं, कुछ लोग कहते हैं मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ मैं जितना स्लो रह सकूं। नाउ वन बाय वन बात करते हैं बेटा, मेरी बारी, आज वापस मैं पढ़ूंगा। वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक, बोले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? आपने बताया था सर वैक का फॉर्मूला होता है जिसे हम केओ भी कहते हैं। कॉपी खोला, लिखवाया था सर ने, समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू, where x can be kd, kp, ke, kr, and w stands for weight, and weight can be book value weight, can be market value weight, what we have to judge in question to question. But as far as this bloody question is concerned, it says based on, मार्केट वैल्यू। अब मेरे अगले 10 मिनट क्वेश्चन के ऊपर नहीं है, कॉन्सेप्ट के ऊपर है। ये बात समझाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं बड़े प्यार से एक चीज पूछूंगा और आप लोग एक शेयर होल्डर बन के जवाब देना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस बेसिस पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के बगैर वैक के मेजॉरिटी क्वेश्चन जब मार्केट वैल्यू वेट्स के ऊपर बेस्ड आते हैं बेटा, गलत हो जाते हैं। जब मार्केट वैल्यू वेट्स के ऊपर बेस्ड आते हैं वो गलत हो जाते हैं। नाउ पहले मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एंड देन विल गो फॉरवर्ड। मैंने कहा लेट से आप लोग एज्यूम कर लेना, आप लोगों के पास एक शेयर है, आप अपने आप ऊपर बात लेना ना, एक शेयर है जिसकी वैल्यू है 10 रुपए, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? से 100 रुपए। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज टू बाय वन शेयर ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, क्योंकि पब्लिक इश्यू तो हो नहीं रहा, एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो आपको मार्केट में कितने पैसे देने पड़े, एज्यूमिंग नो फ्लोटेशन कॉस्ट? 100 रुपीज। थैंक यू। सो टू बाय वन शेयर, चाहे उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन आपको पैसे कितने देने पड़े? 100 रुपए। अब मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, जो बच्चे समझदार हैं वो कई बार आके मुझे रोक देते हैं, कहते हैं सर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट क्यों बना रहे हो? कंपनी के केस में तो वर्टिकल बैलेंस शीट बना। कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद मिसलेनियस रूल 2014। तो मैंने कहा सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए बना रहा हूँ रफ वर्क। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख ऑफ ₹10। सुनते जाना बेटा। इसका मतलब कंपनी ने टोटल कितने शेयर इश्यू किए हैं? उसमें से आपने एक शेयर 10 रुपए वाला 100 रुपए में खरीदा है। यस सर। उसमें से एक शेयर 10 रुपए वाला आपने 100 रुपए में खरीदा है। यस सर। क्लियर है पुत्र मेरी बात? यस सर। नाउ मान लो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस है। आपको पता है ना व्हाट इज रिजर्व एंड सरप्लस बेटा? लेमन सेंस में बताऊं तो पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लेमन सेंस में बताऊं तो पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व एंड सरप्लस कॉल्ड आपके पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। है तो है, कंपनी ने बड़े सालों से कंपनी काम कर रही है, कितना हो? अब मेरा पहला सवाल, वो पिक्चर देखी थी, मेरे को नहीं पता कौन सी फिल्म में गाना है, साडा हक एथे रख, इस प्रॉफिट पे किसका हक? शेयर हो। शेयर हो।
keeping other factor constant, in the event of liquidation of a company. आज मैंने सिखाने का तरीका बिल्कुल बदल दिया है, एंड अगर आपको पहली बारी में समझ आ गया तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू बोथ एंड एवरीवन कि मैंने आज एक नया तरीका अप्लाई किया है इस कॉन्सेप्ट को सिखाने का, जो मैंने 20 साल में नहीं किया. In the event of liquidation of a company, this 5 lakh belongs to equity shareholders. 10 shareholders. So far, so good. Yes, sir. This 5 lakh belongs to 10,000 shareholders. Done? Yes, sir. This 1 lakh share capital also belongs to Shareholder. 10,000 shareholders. Yes. एक बच्चा कहता आप बुद्धू हो, मैं कहा बोल ले यार. कहता सर दिया तो हुआ था 10 रुपी ईच. कहता दिया तो हुआ था 10 रुपी ईच. मैंने कहा यार नहीं दिया होता तो मैं ऐसे निकाल लेता. डन? Yes, sir. मेरा आपसे पहला सवाल, बड़े प्यार से सुनना. ये जो अब सवाल है, मेरी अगली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपने मार्केट से एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए. Yes, sir. आई रिपीट वंस अगेन. जब आपने मार्केट से कंपनी का एक शेयर खरीदा, आप मार्केट कंपनी के शेयर होल्डर बन गए. Yes, sir. इस इंग्लिश को मैं 3 बारी बोलूंगा और हिंदी में भी इंग्लिश में भी बोलूंगा. आप बताना आपको कोई दिक्कत है. By becoming the shareholder of a company, you guys as a shareholder acquire the right. You guys as a shareholder acquire the right not only in the face value but also in the retained earnings as well. Yes, sir. It means आपने 100 रुपया दे के राइट्स खरीदे 60 रुपए के. 3 plus 10. आपने 100 रुपया दे के राइट्स खरीदे. 60 rupees. Is this point clear? It means you have paid rupees 100 not only to acquire the right in face value but also in, Retained earning. and they were in the ratio of 5:1. retained earning and face value 1:5. was in the ratio of, 1:5. I repeat, retained earning and face value is in the ratio of. 1:5. It means आपने ये 100 रुपए दिए हैं to acquire the rights in the ratio of 1:5. मीनिंग देयर बाय आपने जो 100 रुपए दिया है मार्केट वैल्यू Yes, sir. को बुक वैल्यू में डिवाइड किया है इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू वेट्स. क्योंकि जब आपने शेयर्स के लिए पैसा दिया, शेयर्स के लिए जब पैसा दिया तो खाली शेयर्स के लिए नहीं दिया, रिटेन्ड अर्निंग का राइट एक्वायर करने के लिए भी दिया. तो जब आप कहते हो आपने 1 रुपए का शेयर खरीदा, ये 100 रुपए मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस रिटेन्ड अर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है?
share plus retained earning. So can I write one more point? Market value of a share represents the money paid towards face value and Retained earning. इसीलिए जब इस मार्केट वैल्यू को मुझे फेस वैल्यू और रिटेन्ड अर्निंग, फेस वैल्यू मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग में डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा? 1:5. Which is book value weight. So the market value of equity, यानी इतने बड़े कॉन्सेप्ट को पहले मैं ना बहुत जल्दी जल्दी बोल जाता था, आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब वो लाइन बता रहा हूं जो मैं डायरेक्टली बोल देता था, बच्चों को कई बार बोलता हूं रट लो। सो कैन आई से मार्केट वैल्यू वेट इज डिवाइडेड among equity and retained earnings in the ratio of book value weights. Market value weight is divided, क्योंकि retained earning का अपना कोई market value नहीं है, क्योंकि आपने तो शेयर एक्वायर किया है, and automatically by acquiring the share you also become the shareholder of retained earning. Thank you very much. यहां तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं। Yes, sir, आ गया। डन। नाउ आगे चलते हैं पुत्र। मैं आ गया अब अपने क्वेश्चन पे, बट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक पॉइंट टू रिमेंबर लिख दिया बेटा, बट पॉइंट टू रिमेंबर लिखते हैं पहले। मार्केट, वो क्रक्स बता रहा हूं जो अभी तक समझाया। Yes. Value of equity is divided among equity share capital and retained earnings in the ratio of Book value weight. So guys, I repeat once again, market value of equity is divided among equity share capital and retained earnings in the ratio of book value. यहाँ तक क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. ओके, अब मैं आपके साथ आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, और जो क्वेश्चन नंबर है 5.6, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। So you're required to calculate the weighted average cost of capital based on market value for Dilaware and Company. The following figures are taken from the current balance sheet called existing balance sheet of the company. Guys, Yes, sir. this together is called Reserve and surplus. So the total of reserve and surplus is 8 lakh. रिजर्व एंड सरप्लस 12th स्टैंडर्ड याद करो, पहला चैप्टर। शेयर कैपिटल में, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आता था, जर्नल रिजर्व भी आता था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बड़े सारे रिजर्व आते थे। तो मैंने उन रिजर्व्स को ऐड कर लिया, ठीक है। Yes, sir. अब शेयर कैपिटल कितनी है? 8 lakh. इट मींस 1:1. वेरी गुड मेरा बेटा। तो जब मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालूंगा तो उसको इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग में किस रेशियो में डिवाइड करूंगा? 1:1. थैंक यू वेरी मच। और सर शेयर होल्डर्स फंड क्या हो गया? क्या कह रहा बेटा? शेयर होल्डर्स फंड क्या हो गया सर? इन दोनों का टोटल मेरा बेटा भूल गया। 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, इक्विटी बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो, प्रोप्राइटर फंड बोलो, बात इक्विटी बोलो, क्या हो गया मैं दोबारा बताऊंगा यार। इक्विटी बोलो, शेयर होल्डर फंड बोलो, प्रोप्राइटर फंड बोलो, बात एक ही है। सो फार सो गुड बच्चा पार्टी।
सर ऑलराइट, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें पता है इक्विटी है, रिटेन अर्निंग्स है और डेट है, यानी हमारे एक्स के नाम पे केडी होगा, केई होगा, केआरई होगा, केपी नहीं है। केपी बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, केपी बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। नाउ आगे चलते हैं पुत्र। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमने पढ़ लिया था, एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 2 has just been paid, has just been paid. 0 0 थैंक यू, मजा आता है जब आप लोग जवाब देते हैं। It have been grown at the rate 10% per and annum. is expected to, Continue. प्लीज ये जो मैं d1 अपॉन p0 प्लस g का फॉर्मूला यूज करता हूँ, वहां पर ग्रोथ हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। Constant. मैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पे ग्रोथ विल नॉट बी कांस्टेंट। नाउ d1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस जी। so far so good, यस सर। okay. Annual interest has recently been paid on debentures, बाद में देखूंगा। And ordinarily shares मतलब equity are quoted at 27 rupees 50 पैसा, यानी price of a share is 27.5. क्या मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूँ? यस सर। D1 हमें पता है, P0 हमें पता है, अपॉन सॉरी प्लस ग्रोथ हमें पता है, यानी कितना आ गया, 18%. 18%। अब मेरी बारी। इस क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है ना, तो प्लीज अपनी कॉपी खोलो, प्लीज अपनी कॉपी खोलो। हमने कहा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इफ देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। यस सर। Yes. पर होती तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर करना पड़ेगा। थैंक यू। तो कैन आई से के बिकम्स इक्वल टू के आर इन दिस क्वेश्चन व्हिच इज 18। यस सर। Yes, sir. बस अब क्या बचा, कॉस्ट ऑफ। डेट। Is it a debt being perpetual debenture? Yes, sir. Is it a debt being perpetual debenture? Yes, sir. क्या perpetual? Sorry. Irredeemable. Very good. The moment my bachchu says irredeemable, can I write this formula? Yes, sir. Second thing, when question is silent, debentures का face value is assumed to be 100. thank you. 100। ये आपको समझाने के लिए आज as detailed as possible लिखा है। Second thing, if question is silent, it means debenture is issued at पार। sorry, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है ही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। वो बता रहा है डिबेंचर्स आर इश्यूड एट, 80%। इट मींस BO is issue price minus flotation cost. Issue price is 80% of face value Yes. and there is no flotation, तो आपका इश्यू प्राइस कितना है? 80। इंटरेस्ट 12% मेरा बेटा किस पे निकालेगा? वेदर दे आर इश्यूड। Yes. अरे वाह, इस क्वेश्चन में टैक्स रेट की बात नहीं है। यानी आप इसे केडी बीटी बोलो, केडी एटी बोलो, बात सेम है। इट्स अ टैक्स फ्री कंपनी, इट्स अ टैक्स फ्री कंपनी।
इंटू 100 अब क्यों किया समझ आ रहा है? क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना बेटा। Yes, sir. 50। मैंने अभी तक क्या निकाल लिया है? हमारा फॉर्मूला WX/W होता है ना बेटा। Yes, sir. मैंने x निकाल लिया है, KD KE एंड KI। अब मैं जो नेक्स्ट चीज करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट मुझे पहले क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, x निकाल लिया। मेरा सेकंड स्टेप क्या निकालना है? वेट, और कौन से वेट निकालने हैं इस क्वेश्चन के लिए? मार्केट प्राइस। computation of market value weight। यस Yes, sir. computation of market value weight। यस सर। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। सुनना अक्षिता, संजया एंड कॉपी टू ऑल। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मींस डिबेंचर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स जानना जरूरी है और Yes, sir. उसका मार्केट प्राइस 80 रुपीज। अरे वाह, कौन बोला ये? सर अक्षता। तेरी तो नींद खुल गई है लड़की अब तो। बिल्कुल सही बोला यार, अभी तो निकाला था, कहती है सर क्या इतनी बुद्धू भी नहीं हूं मैं, है मुझे बुद्धू समझता? सॉरी यार। 80 नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए अक्षता 4 lakh. डिवाइडेड बाय 100। बेटा वो 4 लाख तो रुपीज में है लल्ली। Yes, sir. यस सर। क्लियर है ना पुत्र मेरी बात? यस सर। सो 4 लाख अपॉन 100 यानी कितना आ गया मेरे बेटे के पास 4000। आंसर? 3,20,000. इधर देखो बेटा, अब ये शॉर्टकट सिखा रहा हूँ पेपर के लिए क्योंकि मुझे हर चीज सिखानी है। इस केस में मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू 4 लाख रुपए थी यस सर। Yes, और मेरा इश्यू प्राइस 80% ऑफ फेस वैल्यू था। यस yes, सर। sir. फ्लोटेशन कॉस्ट थी नहीं, तो जो इश्यू प्राइस था वही मेरा क्या कहते हैं नेट प्रोसीड्स बन गया, बीओ बन गया। Yes, sir. ये देखो ना बेटा, जो मेरा इश्यू प्राइस था वही मेरा बीओ बन गया, नहीं तो फ्लोटेशन कॉस्ट होती तो माइनस करके वैल्यू डिफरेंट हो जाती। यस सर। तो जहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है ना और डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे इश्यू है, जैसे इस केस में 20% डिस्काउंट ही तो है। यस Yes, सर। sir. 4 लाख का 80% 3,20,000 तो होता है Yes. है कि नहीं? Yes, sir. बट सिखाने दोनों तरीके थे मेरे बच्चों को ताकि आपको याद रहे कि यार ऑफिशियल तरीका ये है, ये उसका क्या है, शॉर्टकट। क्योंकि इस केस में लग सकता है वो शॉर्टकट क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। Yes. नंबर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखो मैंने इक्विटी शेयर नहीं लिखा, इक्विटी लिखा है, बताऊंगा क्यों। अभी थोड़ी देर बाद दोबारा वो पुरानी बात याद दिलाऊंगा। कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं सर? 8 लाख डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि यार शेयर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी ना, Yes. और आपको पता है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है हम एक शेयर की फेस वैल्यू क्या लेते हैं, 10. इसीलिए मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। Yes, sir. Therefore market value will be 80,000 per number multiplied with market price per share, Yes, sir. which is 27. right. यस सर। Sir. बट ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है, रिटेन्ड अर्निंग को रिप्रेजेंट करती है, दोनों या दोनों को? किस दोनों रेशियो में? 1:1. 1:1। 12 लाख. यहाँ तक कोई डाउट? तो मैं वही एक लाइन दोबारा बोलता हूँ जो क्रक्स लिखवाया था, जो लिखवाया था क्रक्स वो दोबारा बोलता हूँ।
मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर रिप्रेजेंट्स द मनी पेड, मतलब ये तो आपने 22 लाख रुपए दिए हैं वो खाली इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए नहीं दिए, रिटेन्ड अर्निंग में भी आपको प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा, उसका भी इसी में पार्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग के लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं कर नहीं होती। So can I say, by acquiring the share, you become the owner not only in the face value of share, but also in proportionate retained earnings. Now, x w w x, हमारा x कितना आ गया सर, kd कितना था, 3 लाख ke, kre, 18, weight 3,20,000, as simple as that, जितना आप कर सकते हो। Yes, sir. ये 110 बचेगा बेटा, yes क्योंकि 4 जीरो कट होंगी ना पुत्र। yes बुक को मत देखना बच्चों, मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा फिर से ताकि आपको याद रहे। yes 34.76, बेटा कुछ गड़बड़ हो गया देख, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है। 15 18 18 3,20,000 था तो 4 जीरो गई, 110 110 इंटू 18 1980 इंटू 2 3960 प्लस वो कितना था, अच्छा 32 है, वो ये गड़बड़ होगी बेटा, ये 480 है। 480 है। मैं वहीं कहूँ आंसर गलत आ ही नहीं सकता बच्चों, कैलकुलेशन एरर हो गया मुझसे। 17.6162 17 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, 6162 हाँ मतलब उन्होंने 6 पे छोड़ दिया, हमारा 61 या 62 जो भी आ रहा है मैंने लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट आप बच्चा पार्टी को? No, sir. और अच्छा दूसरी बात, यहाँ मैंने इंटू 100 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको 15 18 18 परसेंट का परसेंट खा गए ना, डिवाइडेड बाय 100 करके 0.15 तो नहीं लिखा ना। Yes, sir. ठीक है बेटा मेरी बात? सर ये क्या कर रहे हो? मैथ्स का शॉर्टकट आपकी बुक भी मारती है। संजय क्या इस बार केई, इधर देख मेरा बेटा, क्या Yes, sir. केई और केआरई का रेट डिफरेंट है? सेम है। कॉमन फैक्टर ले लिया यार मैथ्स का। तो Yes, आपकी बुक्स क्या कहती हैं, आपको केई और केआरई को अलग लिखने की जरूरत नहीं है, कब तक, जब तक वो दोनों सेम। Same. ये मैंने समझाने के लिए लिखा था ताकि मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकूं। कोई डाउट? No, sir. एक तरीका और लास्ट, वैसे दो और है मेरे पास। वी आर कंटिन्यूइंग द सेम क्वेश्चन। अब ये बात मेरे बच्चों को समझ आ गई है
कि केई और केआरई इस क्वेश्चन में अलग लिखने की जरूरत? नहीं है। नहीं है। थैंक यू। वेट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो ना। रिमेंबर ये कितना है? 320,000 Yes, sir. और Right. इक्विटी कितना है? 22 लाख। Yes, sir. यानी टोटल बन गया 252। सो 32 अपॉन 32. 0.127 अप्रोक्सीमेटली। तो नेचुरली ये आ जाएगा 0.873, राइट? Yes, sir. So, याद है लास्ट क्लास में भी ऐसा कराया था बेटा? Yes, sir. yes, sir. मैं समझ रहा हूँ आपकी आवाज का इशारा। ओके बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब भी बोल दो यस सर। Yes, sir. आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस। अब इसमें इंटू 100 फिर से करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी वेट 1 ले लिया और 1 का मतलब 100%। So, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बेटा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के। तो अगर किसी को फोटो फाटो खींचनी है, हम आपको वापस क्वेश्चन पे लेके चल रहे हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई किया वैट निकालना है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। थ्रू दिस क्वेश्चन वी ट्राइड रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, developing the concept that by acquiring the share of a company, we not only become the shareholder of a company in face value of a share, but also in Retained. retained earning as well. And as a result, हमने वो concept develop करने के बाद KD, KE, KRE निकालना आसान था। KRE हमने पहली बार निकाला and we have applied the concept that one of the concept of KRE says it is equal to KE जब तक flotation cost नहीं। दोनों में डिफरेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट का ही होगा क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग को फ्लोट करने की कोई कॉस्ट नहीं होती, बट इक्विटी को इश्यू करने की होती है। बट इस क्वेश्चन में तो फ्लोटेशन कॉस्ट की बात ही नहीं हुई, इसलिए हमने के इज इक्वल टू KRE ले लिया। देन हमने यहाँ पे फटाफट से उसके मार्केट वैल्यू वेट्स निकाले। मार्केट वैल्यू इज सिंपल, नंबर मल्टीप्लाइड विद वैल्यू। डिबेंचर है तो डिबेंचर, शेयर्स है तो शेयर्स। बट जब हमने शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकाली, हमने अपनी उसी डेफिनेशन को याद कर लिया कि by acquiring the share of a company, whatever money we have paid it towards equity. Equity means not only towards share capital but also towards retained earnings. Since equity, share capital and retained earnings are in the ratio of 1:1, that's why this market value weight got divided in the ratio of 1:1. 1:1. Then there were 3 different methods of calculating VAT, which I'll be repeating in the next class also. And then one last point before we say bye-bye today and we'll continue in the next class. KRE डिवाइड करने का इस क्वेश्चन में फायदा नहीं था। डायरेक्टली भी लिख दोगे तो आंसर सेम ही आना है क्योंकि दोनों का रेट सेम है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। रेस्ट कंटिन्यू करेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास।